हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स के फंडे, द फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिकल टूल का चैप्टर नंबर सेकेंड, दैट इज ग्राफ्स। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एल्जेब्रा। ओके, मैं यहाँ पे आई बटन पे आपको वो उसकी लिंक दे देता हूँ। आपको एल्जेब्रा पढ़ना है तो वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट में लिंक कर देता हूँ। आई बटन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आई बटन है जो, उसको आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा एल्जेब्रा। ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट अवर ग्राफ्स न्यू चैप्टर। ओके, चलो। अभी हमें ग्राफ्स क्यों पढ़ना होता है, वाई वी हैव टू स्टडी ग्राफ। तो ग्राफ क्या करता है, किसी डेटा का विजुअल रिप्रेजेंटेशन करता है, जिससे किसी डेटा को स्टडी करना हमारे लिए इजी हो जाए। ठीक है, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ चार्ट्स, दैट इज फर्स्ट इज पाई चार्ट, सेकेंड इज बार चार्ट एंड थर्ड इज लाइन चार्ट। ओके, वी कैन से पाई ग्राफ, बार ग्राफ और लाइन ग्राफ। Here we have to study about only line graph. Clear? Okay. चलो, पाई ग्राफ क्या होता है वो आप आगे मतलब जब फर्दर ग्रेजुएशन में आप जाओगे तब आपको ये सब समझ में आएगा। ठीक है, या मैथमेटिक्स में आपको आ जाएगा। पाई ग्राफ में रिप्रेजेंट मतलब पाई ग्राफ में हमारे कोई डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे फ़ोन की मेमोरी, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है मान लेते हैं जो फ्री मेमोरी है, ये इतना पोर्शन फ़ोटोज़ में यूज़ हुआ, इतना पोर्शन डॉक्यूमेंट्स में यूज़ हुआ, इतना पोर्शन अदर फाइल्स में हुआ, इतना पोर्शन वीडियोज़ में हुआ, इतना पोर्शन फ़ोटोज़ में हुआ। तो ये वाला जो होता है ना, ये पाई चार्ट जो है, आप देख के तुरंत वो डेटा एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारा ज़्यादा कहाँ पे मेमोरी कंज्यूम हुई है हमारी। ठीक है, दूसरा जो होता है वो बार चार्ट होता है। बार चार्ट क्या करता है कि हमें एक ऐसा डेटा रिप्रेजेंट करता है जो अगर हम पूरा लिस्ट लेके बैठेंगे तो उसको देखने में, उसको पढ़ने में दिक्कत होती है। क्या आलसी बच्चे होते हैं, दिक्कत होती है। तो क्या होता है कि जब बड़ी कंपनीज या फिर बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है या फिर बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स होती है, उसमें क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट वाले के पास ज़्यादा काम होता है। जैसे बड़ा डॉक्टर बन गया जैसे आप बनने वाले, ठीक है, और बड़ा इंजीनियर बन गया जैसे आप बनने वाले, मैनेजर लेवल तक पहुंच गए आप। ठीक है, तो इंजीनियर बनेंगे आप तो क्या करेंगे, मतलब पूरा डेटा आपको वो उस टाइम पढ़ने बैठने का टाइम नहीं होता है। ठीक है, आपके पास बहुत सारा काम होता है। तो आप कोई ग्राफ आपको ग्राफ पे फॉर्म में दे देगा कि ऐसा ऐसा डेटा है और इसके हिसाब से हमारा काम चल रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं हॉस्पिटल है और यहाँ पे मैं इंजीनियर का यहाँ पे मतलब मेडिकल के स्टूडेंट्स बच्चों का एग्जांपल देता हूँ और यहाँ पे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे हम समझते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि आप बहुत बड़ी कंपनी नहीं, बहुत बड़े हॉस्पिटल के मालिक है। ठीक है, आप डॉक्टर है और आपने अपनी बहुत बड़ी हॉस्पिटल बना दी है, अभी आप वो हॉस्पिटल के मालिक है। ठीक है, आपको क्या डेटा चाहिए कि मुझे सब डेटा ऐसा चाहिए जिससे आगे आपको क्या करना है। फॉर एग्जांपल आपको दवाई इसके हिसाब से लानी है, आपको जो पेमेंट आगे का करना है वो उसके हिसाब से करना है। तो आपको पहले क्या एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई फीवर है, कोल्ड है, अदर मतलब देयर आर मेनी डिजीजेस। ओके, सो आप क्या करोगे कि वो डिसीजेस है उसका एक डेटा बनवाओगे कि भाई जनवरी में ये वाले डिसीज के कितने पेशेंट थे, फरवरी में कितने थे। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, फीवर के जनवरी में कितने थे, फरवरी में कितने थे। तो उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया, पूरा डेटा बना दिया और आपको 3-4 पेपर दे दिए, आपके सामने रख दिए। तो आप क्या करोगे, वो पढ़ने थोड़ी ना बैठोगे, एक एक का थोड़ा पढ़ा जाएगा। तो वो जो है वो आप रिप्रेजेंटेशन किस में करवाओगे, ग्राफ में करवाओगे कि भाई जनवरी में मान लेते हैं हम कि 1500 फीवर के पेशेंट थे तो ये 1500 हो गए। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ पेशेंट आ जाएंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट, यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स। तो जनवरी में इतने हुए, फरवरी में इतने हुए, मार्च में इतने हुए, अप्रैल में इतने हुए। तो ये जो डेटा एनालिसिस आप 1-2 साल का, फॉर एग्जांपल ये 2017-18 का है। ठीक है, 17-18 का है, वैसे आप 2018-19 का भी बना सकते हो। तो 2 साल का आपके पास डेटा रहेगा तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन से मंथ में कितने पेशेंट कौन से
डिशेस के आते हैं हमारे पास, और उसके हिसाब से आप जो है दवाई ये सब अरेंजमेंट करके रख पाते हैं। मैनेजमेंट लेवल का काम होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लाइन चार्ट समझते हैं, ये तो बार चार्ट हो गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? बार चार्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? पाई चार्ट। और इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में क्या होता है? सिर्फ लाइन में रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे बार खड़े किए हैं, और यहाँ पे पाई, पाई मतलब ये क्लोज हो जाएगा पूरा, ठीक है। यहाँ पे आप लाइन चार्ट में देखेंगे तो लाइन चार्ट, फॉर एग्जांपल आप इंजीनियर बन चुके, आपने अपनी अपनी फैक्ट्री लगा दी, ठीक है। अभी गुजरात के बच्चे होते हैं, क्या करते हैं? अपनी ही फैक्ट्री का प्लान करते हैं। तो आपने क्या किया? अपनी ही फैक्ट्री बना दी। अपनी ही फैक्ट्री बना दी तो आपको कुछ डेटा एनालिसिस चाहिए कि मुझे ये डेटा एनालिसिस चाहिए। फॉर एग्जांपल क्वालिटी का कोई चाहिए, प्रोडक्शन का कोई चाहिए। प्रोडक्शन ले लेते हैं, ठीक है ना, हमारा कितना प्रोडक्शन हुआ ये मंथ में। तो आपने देखा कि भाई जनवरी में मेरा इतना प्रोडक्शन हुआ, फरवरी में मेरा इतना प्रोडक्शन हुआ, मार्च में इतना हुआ, अप्रैल में इतना हुआ। तो ये जो प्रोडक्शन का डेटा है ना, वो आपके पास रहेगा, तो आपको पता चलेगा कि मेरा मैक्सिमम प्रोडक्शन कौन से मंथ में हो रहा है, ठीक है। और मेरे कस्टमर को कब कितना मटेरियल चाहिए, उसके हिसाब से अपना प्रोडक्शन होता है। तो ये डेटा आपके पास रहेगा। तो आप मतलब पूरा डेटा अगर 3-4 पेज में लिखा हुआ रहेगा तो वो आप पढ़ने नहीं बैठोगे। चार्ट है तो तुरंत आप लगा के अपने अपने टेबल के सामने जो नोटिस बोर्ड है वहाँ पे आप लगा के आप तुरंत देख के पता चला सकते हैं कि जनवरी में मेरा इतना प्रोडक्शन था। तुरंत आप किसी को भी आंसर कर सकते हैं। किसी का फ़ोन अगर आ गया, कस्टमर का फ़ोन आ गया, तो आप तुरंत उसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, तो ये था हमारा ग्राफ्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स: पाई ग्राफ, बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ। एंड वी विल स्टडी ओनली अबाउट लाइन ग्राफ। 11th एंड 12th में हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ लाइन ग्राफ के बारे में। अच्छा, वाई वी आर यूजिंग ग्राफ्स? सर, ये ग्राफ यूज करने की क्या ज़रूरत है? तो उसके लिए आपको मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पे ये वाला डेटा है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला डेटा है, और ये जो डेटा है उसका ग्राफ हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये जो ग्राफ जो है वो ये डेटा का है। तो आप देखोगे कि अगर आपके सामने ये दोनों रख दिए और बोला कि चलो इसको थोड़ा स्टडी करके हमें बताओ, तो आप ये स्टडी करोगे, ये मतलब इतना लिस्ट स्टडी करने जाओगे, या फिर ग्राफ्स देख के तुरंत बता दोगे कि भाई ये इसमें इतना है, जनवरी में इतना प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन, या फिर जनवरी में इतने फीवर, इतना कोल्ड, इतना ये सब। तो ये जो है ना, ये आप समझ रहे हो, ठीक है, डेटा और ग्राफ। तो ग्राफ जो है ना, वो डेटा का जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन करता है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन में क्या हो जाएगा, किसी ग्राफ को समझने में या फिर किसी डेटा को समझने में हमें इजी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो होता है वो डेटा एनालिसिस होता है। डेटा एनालिसिस मतलब क्या हुआ, जो हमने अभी समझा ना कि फीवर के इतने हो गए, प्रोडक्शन इतना हो गया, ये मंथ में इतना हो गया, तो वो डेटा का एनालिसिस हुआ कि भाई हमारा ये मंथ में इतना प्रोडक्शन हो रहा है, ये मंथ में इतने ज़्यादा डिसीज़ हो रहे हैं, फीवर हो रहा है या फिर कोल्ड हो रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, तो ये हो गया अपना ग्राफ। अभी हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ एक ही ग्राफ पढ़ने वाले, दैट इज लाइन ग्राफ। बाकी कोई ग्राफ हम नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कौन सा ग्राफ पढ़ने वाले हैं हम? लाइन ग्राफ। चलो, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट लाइन ग्राफ। अभी लाइन ग्राफ पढ़ने से पहले, मतलब लाइन ग्राफ में ही हम देखेंगे, ओके। अच्छा, लाइन ग्राफ पढ़ेंगे हम यहाँ पे, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? लाइन ग्राफ की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ लाइन स्ट्रेट और कर्व्ड विच शोज द वेरिएशन of one quantity with respect to other which are interrelated each other. ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक आपको ग्राफ बना के बताता हूँ और उसको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ, हम इस साइड लिखेंगे तो कुछ। मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बना दिया, ठीक है। अच्छा, ये हमारी कौन सी एक्सिस हो गई? एक्स एक्सिस। ये हमारी कौन सी एक्सिस हो गई? वाई एक्सिस, ठीक है। हमारे पास देखो, आप ना ये डेफिनेशन को ध्यान से देखो। इट इज अ ग्राफ, सॉरी, इट इज अ लाइन। ग्राफ इज अ लाइन स्ट्रेट और कर्व्ड। स्ट्रेट, और वो स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, विच शोज द वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर। एक फिजिकल क्वांटिटी की दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में जो वेरिएशन दिखाता है, वो जो होता है वो ग्राफ करता है, ठीक है। और दोनों जो फिजिकल क्वांटिटी है वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होनी चाहिए। इंटर रिलेटेड मतलब क्या? अगर इसमें कुछ चेंज हुआ तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में भी चेंज आएगा।
समझ में आ गया? ओके, चलो तो अभी यहाँ पे हम समझते हैं लाइन ग्राफ को। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ है? 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ठीक है ना? हमारे पास कितनी है? 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ है। सो वी हैव 2 फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, और ये जो 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है वो कैसी कैसी होती है? फर्स्ट जो होती है वो होती है इंडिपेंडेंट। वो कैसी होती है? इंडिपेंडेंट। और जो सेकंड होती है वो होती है डिपेंडेंट। अभी मैं इसको समझाता हूँ कैसे होता है, ठीक है? एक होती है इंडिपेंडेंट, एक होती है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट मतलब वो किसी दूसरी के मतलब दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना? समझ में आया? अच्छा, तो ये हो जाएगा द कोज, जिसकी वजह से हो रहा है कुछ चेंज अगर हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या फिर इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जो क्वांटिटी होता है हो जाती है वो द कोज भी बोला जाता है। और वो जनरली कौन ग्राफ में कहाँ पे रिप्रेजेंट होती है? तो वो हमारा रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है? कहाँ पे इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट की जाती है? एक्स एक्सिस पे। मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमारी जो होती है वो कौन सी क्वांटिटी होती है? इंडिपेंडेंट, ठीक है? एक्स एक्सिस पे ऑलवेज इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारा डिपेंडेंट क्वांटिटी मतलब क्या हुआ? द इफेक्ट। मतलब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी में कुछ चेंज हुआ तो डिपेंडेंट क्वांटिटी भी चेंज होगी। और ये जो होता है वो रिप्रेजेंटेशन हम कौन से एक्सिस पे करेंगे? तो वाई एक्सिस पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना? कौन सी एक्सिस पे करेंगे? वाई एक्सिस पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हम लेंगे वो कौन सी लेंगे? डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज लेंगे। समझ में आ गया? ओके, अच्छा चलो मैं इसको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कोई कार्ट है, ठीक है? और वो जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी u के साथ आगे बढ़ रहा है। अच्छा, हमने क्या किया? सडनली यहाँ से कोई फोर्स F लगा दिया। यहाँ पे क्या किया हमने? सडनली फोर्स F लगा दिया। अभी मुझे बताओ कि अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ है, दैट इज एक्सेलरेशन इसका कैसा होगा? 0। जैसे हमने यहाँ पे फोर्स लगाया तो उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हुई। ओके, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई। जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन में क्या होता है? चेंज आता है, ठीक है ना? एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो हमने फोर्स अप्लाई किया है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना? एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब मैं फोर्स लगाता हूँ तब क्या हुआ? एक्सेलरेशन चेंज हुआ। जब मैंने फोर्स लगाया तब क्या हुआ? एक्सेलरेशन चेंज हुआ, ठीक है? इसका मतलब कि ये वाली क्वांटिटी कौन सी हो जाएगी और ये वाली क्वांटिटी कौन सी हो जाएगी? बताओ। फोर्स क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो फोर्स हमारी हो जाएगी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है? और ये हमारी हो जाएगी डिपेंडेंट क्वांटिटी। एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या हो जाएगी? डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। क्लियर? समझ में आ गया ना? ओके, देखो तो इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है, ये कोज हो जाएगा। कोज जिसकी वजह से हुआ फोर्स, मतलब एक्सेलरेशन चेंज हुआ। इफेक्ट, एक्सेलरेशन चेंज होना ये क्या था? इफेक्ट थी। किसकी इफेक्ट थी? कि हमने फोर्स अप्लाई किया। मतलब यहाँ पे ये जो फोर्स हमने अप्लाई किया वो हमने कुछ किया, दैट इज कोज, एंड कुछ हुआ, दैट इज इफेक्ट, ठीक है? मैंने फोर्स अप्लाई किया, दैट इज कोज। एक्सेलरेशन चेंज हुआ, किसकी वजह से? फोर्स अप्लाई होने की वजह से, दैट इज व्हाट? दैट इज इफेक्ट, ठीक है? ओके, और आपको जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है वो एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज आपको ऑलवेज रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है? तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा ये आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। तो ऑलवेज बहुत बार बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे मैं ऐसे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का बनाता हूँ, यहाँ पे ऐसे मैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का बनाता हूँ, सर यहाँ पे मैं फोर्स इनटू मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बनाता हूँ। तो सर फोर्स तो यहाँ पे F यहाँ पे आ गया, डी यहाँ पे आ गया, ऐसा क्यों हुआ?
वो भी हम समझेंगे, ठीक है। उसको कैसे समझेंगे, चलो मैं ये यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे फोर्स इंडिपेंडेंट हो गया, यहाँ पे एक्सेलरेशन डिपेंडेंट हो गया, यहाँ पे लेकिन फोर्स जो है वो डिपेंडेंट हो गया, डिस्टेंस जो है इंडिपेंडेंट हो गया। तो हम वो पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर में, ठीक है। उसको मैं उस टाइम बताऊँ या अभी बता दूँ? चलो थोड़ा समझा लेता हूँ। चलो यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं, आपको मतलब डाउट क्रिएट ना हो जाए इसलिए। चलो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, ठीक है। अच्छा मेरे पास कोई बॉडी है, अच्छा वर्क मुझे फाइंड आउट करना। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आप जब पढ़ोगे ना तब आपको यहाँ पे जो फोर्स होता है ना वो हम क्या लेते हैं? वेरिएबल लेते हैं। ये फोर्स हमारा कैसा होता है? वेरिएबल फोर्स होता है, और वेरिएबल फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है। इसलिए फोर्स हमारा जो होता है वो कौन सी क्वांटिटी हो जाती है? डिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाती है, और डिस्प्लेसमेंट जो हमारा है होता है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाती है, ठीक है। समझ में आ गया? वो क्या कैसे हुआ वो हम वर्क एनर्जी पावर में डीप में पढ़ने वाले हैं। तो अभी सिर्फ आपको ये ध्यान में होना चाहिए। तो आप ऐसे कोई भी ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन करना है तो आपको पहले तो सबसे पहली बात क्या पता होनी चाहिए कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। उसके हिसाब से आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। जो इंडिपेंडेंट होगा वो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, डिपेंडेंट होगा वो किसके ऊपर आ जाएगा? वाई एक्सिस पे आ जाएगा, ठीक है। चलो लिख लो इस। We are going to study about straight line graph. Which graphs? Straight line graph. Okay, chalo. So let's start our first graph, that is straight line graph. Straight line graph. Okay, देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ? लाइन ग्राफ का ही पार्ट है, लेकिन उसमें जो हमारी लाइंस होती है, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है। दैट इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अच्छा सो उसको हम जनरली इक्वेशन में अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सो इट कैन बी ठीक है। ये हमारा जनरल इक्वेशन हो जाएगा किसका? स्ट्रेट लाइन ग्राफ का, ठीक है। वहाँ पे y क्या है, m क्या है, x क्या है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज y? व्हाट इज y? y इज नथिंग बट, बोलो क्या होगा? y क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा x क्या होगा हमारा? इंडिपेंडेंट, मतलब y x पे डिपेंड करता है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। x क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। m क्या होगा? m इज नथिंग बट स्लोप ऑफ ग्राफ। व्हाट इट इज? इट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ ग्राफ। एंड व्हाट इज c? इट इज नथिंग बट इंटरफेरेंस ऑफ लाइन ऑन y एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे ये x और y का ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है। ओके, स्लोप क्या हुआ? तो फॉर एग्जांपल मैंने ये लाइन बनाई और ये लाइन बनाई, यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्लोप और ये स्लोप, दोनों में स्लोप किसका ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है, इसका कम है, ठीक है ना। और जो इंटरफेरेंस होगा वो इंटरफेरेंस मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दूसरी लाइन ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे मैंने लाइन बनाई तो ये जो हुआ ना, ये वाई एक्सिस पे हमारा इंटरफेरेंस हो गया लाइन का, ठीक है। तो इंटरफेरेंस मतलब एक्सिस पे कहाँ पे वो टच करता है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कहाँ पे टच करता है, वाई एक्सिस पे कहाँ पे टच करता है। लेकिन यहाँ पे जो इंटरफेरेंस किसका होगा? वाई का होगा। सी यहाँ पे इंटरफेरेंस किसका होगा? वाई का होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे सी क्या हो जाएगा? इंटरफेरेंस ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया? ओके चलो ये वाला आज सिर्फ आप लिख लो, उसके बाद इसको मैं समझाता हूँ। ये वाला इक्वेशन सिर्फ लिख लो आप।
हो गया? ओके चलो, तो अभी मैं इरेज कर देता हूँ सब, ये वाले इक्वेशंस को हम आगे पढ़ेंगे। देखो y और x ये तो हमें पता चल गया कि y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और m क्या है, स्लोप, और c क्या है, इंटरफेरेंस। तो ये मतलब c x y तो हम समझ लेंगे, लेकिन m की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, कैसे पता चलेगा कि m मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम इसके अंदर जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज स्लोप, और स्लोप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको हम टेन थीटा के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं, चलो, तो अभी हम बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड आउट स्लोप, ठीक है, स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें कुछ बेसिक्स है, मैं आपको बता देता हूँ, वही बेसिक आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। बाकी का जो डीप में है वो हम ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ जो इसका है वो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिक में करवा देता हूँ आपको कैसे याद करना है कि मुझे स्लोप अगर फाइंड आउट करना है किसी लाइन का, है ना, किसी ग्राफ की लाइन का हमें स्लोप फाइंड आउट करना है तो कैसे करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, क्लियर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अच्छा, अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई एक लाइन बनाई, ठीक है, यहाँ पे कुछ लाइन बनाई, यहाँ पे कुछ लाइन बनाई, मतलब ये लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 2, ये लाइन नंबर 3, ठीक है। इसका जो एंगल है वो थीटा, इसका जो एंगल है वो थीटा डैश, इसका एंगल जो है वो थीटा डबल डैश, ऐसे। अभी आपको एंगल कैसे मतलब कैसे एंगल कहाँ से लेना है, तो ऑलवेज आपको याद रखनी है बात कि ऑलवेज सपोज ये वाला एंगल, इसका अगर एंगल मुझे फाइंड आउट करना है तो एंगल ऑलवेज कहाँ से लेना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है। कहाँ से लेना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है, और कैसे घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। कैसे घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज घूम के हमें ये लाइन का एंगल फाइंड आउट करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। पॉजिटिव एक्सिस ऑलवेज, कोई भी एंगल जो होता है ना, हम अगर फाइंड आउट करते हैं, स्पेशली इन दिस केस कि एक्स एक्सिस जो हमारी है उसका कौन सा पार्ट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमें उसको फाइंड आउट करना है। और कैसे फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे चलेंगे, एंगल को कैसे चलाएंगे, तो जैसे ये हमारे पास लाइन है, ठीक है, हम एंगल को कैसे चलाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे, और ये जो हमारा एंगल हो जाएगा, ठीक है। अभी वो कितना हो सकता है, कैसा हो सकता है, वो हम बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ऑलवेज हमारा जो एंगल हो वो कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होना चाहिए, और वो कैसे चलना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहिए। अभी यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखोगे तो लाइन 1 जो है उसकी थीटा की वैल्यू, मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि थीटा इज लेस देन थीटा डैश इज लेस देन थीटा डबल डैश। थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होती जा रही है, जैसे जैसे 1 2 3 में जा रहे हैं तो फर्स्ट लाइन की थीटा, सेकेंड लाइन की थीटा डैश, थर्ड लाइन की थीटा डबल डैश। तो थीटा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे आप देखोगे तो स्लोप की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। स्लोप यहाँ पे क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अगर मैं थीटा और इंक्रीज करता हूँ तो स्लोप और इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो स्लोप है ना वो m, वो किससे मेजर किया जाता है, टेन थीटा से मेजर किया जाता है, ठीक है, टेन थीटा से मेजर किया जाता है। सपोज तो यहाँ पे देखेंगे हम कि ये हमारा m मतलब जो स्लोप है कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। तो उसके लिए सिर्फ आपको एक मैं शॉर्ट ट्रिक समझा देता हूँ। अगर आपको आप ऑलरेडी पढ़े होंगे, यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकंड जो होता है वो साइन पॉजिटिव, और साइन का जो है कोसेक वो मतलब तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ऐड शुगर टू कॉफ़ी, मतलब यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टेन पॉजिटिव, और यहाँ पे सी मतलब कॉस पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अभी देखोगे आप यहाँ पे कि भाई ऑल पॉजिटिव, हमें सिर्फ पढ़ना है कौन सा क्वाड्रेंट, ऊपर वाला क्वाड्रेंट। ये वाले क्वाड्रेंट को हमें कंसीडर नहीं करना है, तो हम सिर्फ ऊपर वाला क्वाड्रेंट यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है।
ऊपर वाला क्वाड्रेंट बनाया हमने, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये माइनस एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे ये वाले क्वाड्रेंट में कोई भी लाइन होगी तो ये वाले क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू कैसी होगी, लेस देन 90 डिग्री होगी। और लेस देन 90 डिग्री तो ये वाला जो क्वाड्रेंट है उसमें कौन पॉजिटिव है, 10 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? यस 10 पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव है। तो यहाँ पे टेन थीटा जो मिलेगा हमें कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। टेन थीटा क्या देता है हमें, स्लोप देता है। तो स्लोप की वैल्यू जो मतलब एम जो हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। कब, ये कब हुई कंडीशन, जब थीटा की वैल्यू कब कैसी थी, लेस देन 90 डिग्री। अगर मैं लाइन ऐसे बना दूं तो यहाँ पे आप देखोगे, देखो एंगल कहाँ से फाइंड आउट करना है, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर आप थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। और अगर ये कंडीशन हुई तो क्या हुआ, टेन थीटा की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो कैसी मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। ठीक है, और स्लोप की जो वैल्यू मिलेगी है वो हमें कैसी मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी कि एम पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, समझ में आ गया ना। अच्छा, एंगल कहाँ से लेना है हमें, एक्स पॉजिटिव एक्सिस से नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है। अच्छा, हमने ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इसको याद रखने की ट्रिक हमारे पास क्या है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, बहुत सारा होता है टू कॉफ़ी, मुझे ये अच्छा लगता है, मतलब मैंने ऑलरेडी पहले से ये पढ़ा हुआ है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, या फिर ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, या फिर ऑल STC, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपको कैसे याद रहता है। ठीक है, मैं ऐड शुगर टू कॉफ़ी यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टेन पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। यहाँ पे हमें ये वाला क्वाड्रेंट की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाला क्वाड्रेंट लेंगे। इसमें ऑल पॉजिटिव मतलब यहाँ पे टेन पॉजिटिव आएगा, मतलब टेन थीटा पॉजिटिव मिलेगा, मतलब स्लोप हमें पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पे क्या हुआ, तो साइन जो है वो हमारा पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव, मतलब टेन हमारा यहाँ पे कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि हमें स्लोप कौन देता है, टेन थीटा देता है। ठीक है, तो स्लोप हमारा यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। क्या बात मिली कि अगर थीटा की वैल्यू लाइन जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, चलो लेस देन रखते हैं, लेस देन 90 डिग्री है, तो क्या ऑब्जर्वेशन मिला, हमारी टेन थीटा की वैल्यू जो है वो कैसी मिली, एड शुगर टू कॉफ़ी, ये कहाँ पे आएगा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, दैट इज, ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दैट इज हमें टेन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव। और जो टेन थीटा की वैल्यू होगी वही तो हमारी स्लोप की वैल्यू होगी, और वो क्या मिलेगी, हमें पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, दूसरी जो बात है वो थीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री हुई, ठीक है ना, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और उसमें टेन थीटा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। इसमें टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव, दैट इज स्लोप हमें यहाँ पे कैसा मिलने वाला है, नेगेटिव, मतलब यहाँ पे जो है एम पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ पे जो है वो एम नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो स्लोप कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा ये हमें पता चला कहाँ से, ये वाले इक्वेशन से, या फिर ये वाला कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। या फिर आपको ऐसे भी याद कर सकते हो कि यहाँ पे आपके पास एक्स और वाई एक्सिस है, कुछ लाइंस इस तरह से है और कुछ लाइंस इस तरह है। ठीक है, तो जो लाइंस ऐसे मतलब बनती है, मतलब ये वाली ऐसे बनने वाली जो लाइंस होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, और ऐसे बनने वाली जो लाइंस होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव। समझ में आ गया? ओके, जो लाइंस ऐसे होगी, फॉर एग्जांपल आपको बता दिया कि ये हमारे पास ग्राफ है, ये लाइन में एम की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव, पॉजिटिव होगी, क्लियर। अगर ये ग्राफ है और ये लाइन दे दी तो आपको ये एम की वैल्यू नेगेटिव, मतलब अगर ऐसे है तो वो पॉजिटिव, अगर ऐसे है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके, चलो, तो ये हो जाएगा अपना स्लोप, क्लियर। ओके, चलो अभी इसके बारे में हम थोड़े क्वेश्चंस ले लेते हैं और ये चैप्टर हम क्लोज करेंगे यहीं पे। ये समझ में आ गया? चलो लिख लो जल्दी से। y क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है y? वेरी गुड, y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। m क्या होता है, स्लोप। स्लोप की वैल्यू हम कैसे मिलेगी हमें टेन थीटा से। टेन थीटा अगर वो पॉजिटिव होगा तो
एम की वैल्यू पॉजिटिव होगी, है ना। जैसे थीटा इज लेस देन 90 डिग्री देन इट विल बी पॉजिटिव एंड एम विल बी पॉजिटिव। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री स्लोप विल बी नेगेटिव, दैट इज टेन थीटा विल बी नेगेटिव। अगर आपको याद सिर्फ रखने के लिए रखना है तो ऐसे जो लाइन होती है वो क्या हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, ऐसी लाइन पॉजिटिव, ऐसी लाइन नेगेटिव। क्लियर? अच्छा, हो गया। चलो इरेज करता हूं, ठीक है। ओके, चलो मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूँ, और एग्जांपल्स मतलब आपको इक्वेशंस देता हूँ, और वो इक्वेशन के ऊपर से आपको फाइंड आउट करना है कि ये ग्राफ कैसा होगा, दिखने में कैसा होगा, ठीक है ना। आपको मतलब वो ग्राफ पेपर लेके नहीं बैठने की ज़रूरत है, सिर्फ इसका स्लोप कैसा होता है, ठीक है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वैल्यूज़ डज नॉट मैटर। ओके, वैल्यूज़ को वो उतना नहीं करने की ज़रूरत है। हाँ, अगर पूछे कि वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको करना है तो वो वैल्यू आप रख के कर सकते हो, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो, तो हमारे पास क्वेश्चन है ऐसा कुछ, ड्रॉ अ ग्राफ फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस। ओके, चलो फर्स्ट जो है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। ओके, ओके, मैंने यहाँ पे कुछ इक्वेशंस लिख लिए हैं, आप वो एक बार सॉल्व कीजिए, ठीक है। कैसा ग्राफ बनता है वो आप ग्राफ बनाए, पोज करके इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। आप इसके ग्राफ बनाओ तो आपको पता चलेगा कि कैसे, हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ फ्रॉम द इक्वेशंस। ओके, मैं बाद में आपको ग्राफ से इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करना है वो भी बताता हूँ। चलो, ये हो गया, ठीक है। चलो मैं सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है, एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। चलो, फर्स्ट हमारे पास जो है, फर्स्ट क्या है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। मतलब हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से ग्राफ होगा, ठीक है। ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये हमारी y एक्सिस हो गई। यहाँ पे बताओ मुझे कि y की वैल्यू डिपेंड करती है x के ऊपर। यहाँ पे m की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 3 दी गई है, ठीक है ना। और 2 की वैल्यू जो है वो क्या दी गई है हमें, बोलो 2 की वैल्यू क्या दी गई है, बोलो भाई। अरे सॉरी, c की वैल्यू क्या दी गई है, 2 दी गई है, ठीक है। c की वैल्यू क्या दी गई है हमें, 2। अच्छा, तो यहाँ पे c क्या है, इंटरफेरेंस ऑन y एक्सिस, मतलब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, मतलब यहाँ से पास होने वाला है। हमारी जो लाइन है वो कहाँ से पास होने वाली है, y पे 2, यहाँ या ये वाले पॉइंट से पास होने वाली है। अच्छा, m की वैल्यू यहाँ पे कैसी दी गई है, 3। अभी मैं आपको समझाता हूँ, अगर m की वैल्यू 1 होती, अगर m की वैल्यू 1 होती तो हमारा ग्राफ कैसा बनता, और c की वैल्यू 2 होती या फिर 0 होती तो हमारा ग्राफ कैसा बनता। तो यहाँ से यहाँ पे ये बाइसेक्टर बनता, ठीक है ना। ये वाला एंगल कितना बनता, 45। अगर m की वैल्यू में 2 कर देता हूँ, m की वैल्यू 2 हुई, इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप हमारा इंक्रीज हुआ ना, पहले 1 था बाद में 2, मतलब स्लोप की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हुई। स्लोप की वैल्यू इंक्रीज हुई मतलब क्या हुआ, थीटा की वैल्यू इंक्रीज हुई। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू क्या हुई, यहाँ पे इंक्रीज हुई। मतलब अभी जो नेक्स्ट जो ग्राफ बनेगा ना वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। ये दोनों के बीच में रहेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। कुछ इस दोनों, ये दोनों के बीच में बनेगा, मतलब क्योंकि ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हुई है। वैल्यू इंक्रीज होती है तो थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा, चलो तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अच्छा, अभी कहाँ से पास हो रहा है, 2 पॉइंट से पास हो रहा है, और m की वैल्यू कैसी है, 3। मतलब हमारा ग्राफ जो बनने वाला है कुछ इस तरह से बनने वाला है, ठीक है। यहाँ से पास हुआ तो ये हमारा ग्राफ बनेगा। क्लियर, ये से हमारी लाइन, स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी,
ये ऐसे बनेगी। कौन से हमारे एग्जांपल्स में? तो फर्स्ट में m की वैल्यू क्या थी 3 और c की वैल्यू क्या थी 2। अच्छा सेकंड ले लेते हैं, सेकंड में बोलो क्या होगा। मैं छोटे छोटे ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, बड़ा बनाता हूँ तो आपको दिखेगा। चलो अभी मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू m की वैल्यू यहाँ पे क्या है बताओ, m इज नथिंग बट 2, ठीक है ना। 3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3 की वैल्यू क्या हुई, 3 की क्या है, c की वैल्यू क्या हुई, c इज इक्वल टू -3। मतलब -3 यहाँ पे ये पॉइंट पे हमारा इंटरफेरेंस बन रहा है y एक्सिस पे। 3 क्या c क्या है ये, मतलब 3 क्या c और c क्या y के ऊपर इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे हम बनाएंगे और m की वैल्यू क्या हुई 2 मतलब क्या हुआ कि अगर m की वैल्यू 1 होगी तो 45 डिग्री, अगर m की वैल्यू 2 होगी तो थीटा की वैल्यू जो है वो 90 के, और थीटा इज इन बिटवीन 45 एंड 90, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी, मतलब यहाँ पे एंगल जो बनने वाला है, एंगल कहाँ से लेना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है, और जो हमारा एंगल बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे ये एंगल जो होगा थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, मतलब ये आपको मतलब सिर्फ ऐसे लाइन बनानी है, 45 एंगल से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर? ओके चलो, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा जो फॉर्मूला था y इज इक्वल टू 3 की जगह पे हम mx प्लस 2 ऐसा प्लस c ऐसा मिला फॉर्मूला हमें। आप फॉर्मूला याद रख लेना है। ऐसा अगर कोई फॉर्मूला ऐसे टर्म में मतलब ये फॉर्मूले के फॉर्म में अगर कोई ग्राफ है तो हमें ऐसा मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ये फॉर्मूला हमें कैसा मिला बताओ चलो, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी है। यहाँ पे प्लस था ना, यहाँ पे माइनस सी आया, तो माइनस सी मतलब ऐसा ग्राफ, ऐसा कुछ इक्वेशन मिले तो हमें ग्राफ इस टाइप का मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा, ये हम थर्ड वाला बनाते हैं। थर्ड वाला कहाँ बनाते हैं, थर्ड में हम देखेंगे तो m की वैल्यू हमें क्या मिल रही है -2 और c की वैल्यू क्या मिली हमें +1। ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो कैसा बनेगा हमारा, देखो अभी पॉजिटिव m की वैल्यू ऐसे ग्राफ बने, देखो ऐसा ऐसा, नेगेटिव मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा। अभी इंटरफेरेंस कहाँ पे हो रहा है, +1 पे हो रहा है, मतलब c पे, यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है। और ये जो ग्राफ +2 है तो +2 मतलब क्या हुआ कि ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ग्राफ बनेगा। क्लियर? अच्छा चलो फोर्थ वाला हमें यहाँ पे बना देता हूँ। फोर्थ में क्या है, m की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है भाई, m की वैल्यू क्या है, m इज इक्वल टू -3 और 2 c इज इक्वल टू -2, मतलब यहाँ पे -2 होगा और ये ग्राफ ऐसे बनेगा, तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो अगर इक्वेशंस अभी हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में करेंगे तो y इज इक्वल टू अगर -mx है और यहाँ +c है तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे y इज इक्वल टू -mx है, ठीक है, और ये जो है -c है, तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। समझ में आ गया? ठीक है, प्लस में होगा तो ऊपर चला जाएगा, माइनस में c होगा तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको करवाए। चलो ये वाला कैसे सॉल्व करोगे, ये तो हो गए। चलो ये आपको ध्यान जो बात रखनी है ना वो, अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा तो ग्राफ ऐसा होगा, अगर y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी के फॉर्म में होगा तो ग्राफ ऐसा होगा, अगर माइनस एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा तो ग्राफ ऐसा होगा, माइनस एम एक्स माइनस सी के फॉर्म में होगा तो ग्राफ कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। चलो लिख लो पहले, बाद में वो 2 क्वेश्चन है उसमें से एक करवाने वाला हूँ, एक आपका होमवर्क है। हो गया? ओके चलो चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है फॉर x - 2y - 6 इज इक्वल टू 0। मुझे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ
अगर बनाना है तो ये वाले फॉर्म में होना चाहिए ना हमारा इक्वेशन, ये वाले फॉर्म में मेरे को ये इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो है उसको सब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, -2y जो है उसको सब्जेक्ट बना दिया, इज इक्वल टू क्या किया, 6 को उस साइड ले गया और ये भी उस साइड चला गया, मतलब -4x + 6 ऐसा बनेगा। ये नेगेटिव इस साइड ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 4x - 6, और ये y 2 को इस साइड ले जाऊंगा तो y इज इक्वल टू 2x - 3। ठीक है, ये वाला इक्वेशन बनेगा ना, ये डिवाइड में हो जाएगा, ये दोनों के डिवाइड में हो जाएगा। जब यहाँ से निकल जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, ये इसको साथ डिवाइड कर देगा तो 4 2 हो जाएगा और 6 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो हमारा इक्वेशन तो हमें मिल गया। अब इक्वेशन कैसा मिला है कि भाई y इज इक्वल टू mx - c। अच्छा, y इज इक्वल टू mx - c का ग्राफ कैसा था हमारे पास, बताओ। ये ग्राफ कैसा था, -c और ये प्लस, तो ऐसा था। समझ में आ गया ना। बस यही बात आपको, मतलब ऐसा ग्राफ कहाँ पे कैसा स्लोप बन रहा है वही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ओके, चलो अभी मैं आपको अच्छा, ये वाला होमवर्क करना है और मुझे कमेंट करके बताना है आपको। कुछ ग्राफ्स देता हूँ और ग्राफ में से आपको इक्वेशन बना के मुझे कमेंट करने हैं। ठीक है, चलो मैं कुछ ग्राफ दे देता हूँ आपको यहाँ पे। कमेंट करना है आपको भाई, ठीक है। ओके, तो ये 4 ग्राफ हो जाएंगे। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका इक्वेशन, जनरल इक्वेशन है ना, y इज इक्वल टू mx + c। ठीक है, ये वाला इक्वेशन को, मतलब ये वाले इक्वेशंस को ही मैंने रीअरेंज करके, वो 4 इक्वेशंस मैंने आपको बताया ना। ठीक है, 4 क्वेश्चंस लिए थे, उसमें से जो इक्वेशन बने वही इक्वेशन यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके, अभी नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर आने वाला है वो होगा कर्व्ड ग्राफ, जिसमें पैराबोला, हाइपरबोला, एक्सपोनेंशियल, ये सब ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं, जो आपके 11th 12th में बहुत ही काम के हैं। ठीक है, इसका हमारा शॉर्टकट मेथड जो आपको याद रखने की चीज़ है, वो 2 बात याद रखने की चीज़ थी। कौन सी बात याद रखने की चीज़ थी, चलो ये पहले ड्रॉ कर दो। हो गया ड्रॉ, मैं इरेज करता हूँ। 2 बात यहाँ पे जो खास, जो ध्यान में या याद रखने की है आपको, ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज, यहाँ पे अगर हम एंगल फाइंड आउट करते हैं ना, तो एंगल कहाँ से लेना है, ऑलवेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है। कौन सी एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है। और कैसे चलना है, हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये हमारी एक्सिस है, ये एक्सिस कैसी हो गई, पॉजिटिव, यहाँ पे ये होगी नेगेटिव। ठीक है, अगर आपको ऐसे कुछ, मतलब ऐसे आपको ग्राफ बना के दे दिया तो ऐसे आपको नहीं लेना है। ठीक है, ये वाला एंगल नहीं लेना है। एंगल कहाँ से लेना है, पॉजिटिव एक्सिस, जहाँ से भी ये इंटरसेक्ट हो रहा है एक्स एक्सिस पे, मानो कि यहाँ से हुआ तो आपको ऑलवेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ से लेना है और एंटी क्लॉकवाइज चल के इसको, मतलब ये हमारा एंगल हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप एक बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो कौन सी थी, बताओ चलो। थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा हो तो क्या हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू 90 से कम हो तो क्या हो जाएगा। तो दिस इज द पॉइंट्स टू पॉन्डर, दिस इज नथिंग बट पॉइंट्स टू पॉन्डर, वो आपको याद ही रखना है ऑलवेज। ठीक है, तो दूसरी चीज़ थी, अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम हुई तो हमारा जो स्लोप होगा, दैट इज़ हमारा m जो होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज़ हमारा tan थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। थीटा की वैल्यू
इफ़ थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री एंड थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्लोप और टेन थीटा जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ऑलवेज ध्यान में रखनी है। वो बस इसमें इतना ही था। ओके, नेक्स्ट अपना हो जाएगा कर्व्ड ग्राफ। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, रीडिंग करते रहिए। ठीक है, तब तक आपको रीडिंग करते रहना है, पढ़ाई करते रहना है और नोट बनाते रहना है। ठीक है, ओके, चलो, ऑल द बेस्ट।